चलिए बच्चों नमस्कार। तो वन सेकेंड स्वागत है आप लोगों का। भाई अब ये भी DSLR कैमरा ख़रीदा है, तो ये जो वीडियो है पहला वीडियो है जो DSLR कैमरे से बन रहा है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं हो सकता क्वालिटी ख़राब हो या अच्छी हो, जो भी है। तो कई लोग कहते थे सर वीडियो में कंटेंट तो बड़ा अच्छा है, क्वालिटी थोड़ी और वीडियो की बेहतर हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, बच्चों की डिमांड है तो कर देते हैं। तो ठीक है साहब, तो शुरू करते हैं इस DSLR कैमरे से पहला टॉपिक। बेटा तो पहला टॉपिक बेटा हम जो पहले से मेरा मतलब है आज का जो टॉपिक है वो है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। फुल फॉर्म है इसका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। हिंदी वाले चाहे तो लिख लीजिएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ये जो क्या लिखा है अभी इस पर मत जाइएगा, तो मैंने टाइम बचाने के लिए, टाइम आगे वेस्ट ना करना पड़े, तो इसलिए इसको पहले मैंने लिख दिया है। अभी ये क्या है, NHRC क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स क्या है। देखिए ह्यूमन राइट्स क्या है। ह्यूमन राइट्स मतलब मनुष्यों के अधिकार। भाई इसको हिंदी करें तो ऐसे ही आएगा ना, मानव के अधिकार। मानव के अधिकार उसको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मानव के अधिकारों में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इन द ईयर 1948, थोड़ा आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। 1948 को, बल्कि आप तारीख भी याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1948 को सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने एक मीटिंग की। उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशन आप जानते ही हैं, भारत उसका सदस्य है, पहले से सदस्य है, उसका फाउंडर मेंबर है भारत। तो भारत भी इस मीटिंग में शामिल था। तो यहाँ पर ये रिजोल्यूशन पास किया गया कि भाई हम दुनिया में जो मनुष्यों के अधिकार हैं, ह्यूमन के राइट्स हैं, उसकी सुरक्षा करेंगे। ये यूनाइटेड नेशन की असेंबली ने इस बात को रखा और इस प्रस्ताव को पास किया गया। ये डेट याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1948। ठीक है भाई। अब इसके बाद अब भारत एक पार्टी है वहाँ पे, और भारत ने भी जब उसमें भाग लिया और भारत ने भी जब इसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई हम भी मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करेंगे अपने यहाँ, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी उन अधिकारों को प्रमोट करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना करें, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, किसी संस्था की स्थापना करें। बातों से नहीं होता ह्यूमन राइट्स कि भाई ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन कहीं हो रहा है तो बातें करेंगे साहब, नहीं होने देंगे, तो उससे नहीं, आप कोई संस्था बनाएंगे। लेकिन खैर भारत में बहुत समय तक इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो इन द ईयर 1991 पेरिस में एक मीटिंग हुई, और पेरिस में ह्यूमन राइट्स को लेकर के कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए, जिसको हम लोग पेरिस प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं। पेरिस की स्पेलिंग PA होती है, यस, पेरिस प्रिंसिपल्स के नाम से इसको जानते हैं। और भारत ने इसको स्वीकार किया कि ठीक है सर, हम पेरिस प्रिंसिपल को स्वीकार करेंगे और अपने लिए एक ह्यूमन राइट कमीशन बनाएंगे भारत के अंदर। और इसके बाद भारत के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया गया। अब ह्यूमन राइट कमीशन जो भारत का बना, छोटी छोटी बातें हैं बेटा, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं इनके। वो जो एक्ट के द्वारा बना, जिस कानून के द्वारा बना, उसका नाम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कानून एक्ट नहीं है। उस कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को। द नेम ऑफ द लॉ इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। 1993 में इसको बनाया गया था। बिल्कुल अंडरलाइन इस बात को कर लीजिएगा। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 हमने दो संस्थाओं का निर्माण किया था। एक था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और एक था स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग। ये राज्यों में होते हैं, अभी के लिए इतना समझिए, ये राज्यों में होते हैं और ये देश में होता है। ये पूरे देश के लिए काम करता है। स्ट्रक्चर में दोनों के फर्क है, काम में कोई खास फर्क नहीं है। सिर्फ ये फर्क है काम में कि जो स्टेट लिस्ट है या कंकरेंट लिस्ट है, उसमें जो ह्यूमन राइट वायलेशन अगर हो रहे हैं तो उसको देखता है राज्य वाला आयोग, और अगर यूनियन लिस्ट से जुड़ा हुआ कोई मैटर है तो उसको NHRC देखता है। तो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 हमने NHRC और SHRC की स्थापना की। पहले हम NHRC देख रहे हैं आज के लेक्चर में, और इसी में बाद में हम स्टेट वाला ह्यूमन राइट कमीशन भी देखेंगे, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें अलग आएंगी। तो अंडर दिस एक्ट हमने इन चीज़ों का निर्माण किया।
अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, ये आई होप आप लोग लिख लिया होगा इन बात को, इस बात को, ये ईयर और टाइम इनके फुल फॉर्म अगर आपको पता होने चाहिए, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। नाउ इसमें एक और इंटरेस्टिंग सी बात छुपी हुई है जो एग्जाम में आ जाती है। देखिए बेटा, ऐसा है, कई बार इस शब्द को मैं प्रयोग कर चुका हूं और कुछ बार समझाया भी है कुछ वीडियोस में मैंने इसको। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और एक होता है स्टैच्यूटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी। हिंदी में थोड़ा और कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं। हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कहते हैं संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, और इसको स्टैच्यूटरी को कहते हैं संविधिक संस्था, संविधिक संस्था। हिंदी में क्योंकि नाम थोड़े एक से लगते हैं तो ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, हिंदी अंग्रेजी में फिर भी अलग अलग हैं। तो कुछ बॉडीज़ हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कुछ स्टैच्यूटरी बॉडीज़ हैं जैसे, और कुछ दोनों नहीं हैं, तीनों। चलो एक मैं समझा देता हूँ आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का मतलब ये हुआ ऐसी बॉडीज़ जो हमारे संविधान में लिखी हुई हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं। जो हमारे संविधान में लिखी हुई हैं उनको हम संवैधानिक संस्थाएं कैसे कहते हैं। जैसे आप बताइए, आप ही बताइए। जैसे हम कह सकते हैं फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल याद कीजिए 280, मतलब इनके आर्टिकल है ना संविधान में लिखे हुए हैं। फाइनेंस कमीशन, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे CAG, ये सब क्या हैं? ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं क्योंकि इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कुछ बॉडीज़ ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पहले नहीं थी लेकिन बाद में उनको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, तो नाउ दे हैव बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे कि एक जो SC और ST आयोग होता है, एक ST आयोग होता है, एक SC की आयोग होता है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखे थे, लेकिन एक OBC का आयोग जो होता है वो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है अभी 2 साल पहले, तो इसलिए आज की डेट में वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहले वो नहीं था ना। दूसरी बात, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो संविधान में तो नहीं लिखी लेकिन संसद ने कानून बनाकर उसको संविधान में लिखा है। जैसे NHRC कानून में नहीं लिखा हुआ है, संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन संसद में वोटिंग हुई, लोकसभा राज्यसभा ने इसे पास किया, कानून बनाया, तो विधिक संस्था है, विधिक आयोग है, विधि द्वारा निर्मित किया गया। और विधि कौन करता है? विधान निर्माण करने वाली संस्था बनाती है, जो भारत में संसद है। तो स्टैच्यूटरी बॉडी वो कहलाती हैं जो संसद ने कानून बनाकर बनाई, दे आर नोन एज स्टैच्यूटरी बॉडी। और जो संविधान में लिखी हुई हैं दे आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो ना ये होती है ना ये होती हैं। फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग, नीति आयोग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नीति आयोग कैसे बना? क्या वो संविधान में लिखा हुआ है? नो सर, संविधान में कुछ नहीं लिखा उसके बारे में। क्या उसके लिए कानून बनाकर उसको बनाया गया? नो सर, उसको सिर्फ मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई, और उस बैठक में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और उस पर साइन कर दीजिए गए। तो सिर्फ मंत्रिमंडल के रिजोल्यूशन से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिजोल्यूशन से उसको बनाया गया है। नीति आयोग हो गया, पहले योजना आयोग था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो ना इस कैटेगरी में आती है ना इस कैटेगरी में आती हैं। तो नीति आयोग इज नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर स्टैच्यूटरी बॉडी। NHRC इज एन स्टैच्यूटरी बॉडी, और इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन एटसेट्रा आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आई होप क्लियर हुआ बात। क्वेश्चन बहुत आ जाता है, बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार का राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैच्यूटरी, लीगल या कोई नहीं? अब दिमाग लगाइए और इसका आंसर अपने आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर इसका आंसर होगा क्या। व्हाट टाइप ऑफ राइट इज राइट टू प्रॉपर्टी? ठीक है, चलिए, तो ये भी याद रखिएगा। तो NHRC इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी, लिख लीजिएगा इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि NHRC इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है भाई साहब, ओके सर। अब आते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात पे। सभी महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं वैसे तो, जितनी बातें मैंने आपको बताई सब महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जो कुछ लाइंस मैंने पहले से लिख दी हैं, आप समझ लीजिए शुरुआत से लिखी हैं, एंड तक लिखी रहेंगी, तो कितनी इंपॉर्टेंट लाइनें होंगी आपके लिए। अब बात यह है, ह्यूमन राइट्स में तो बहुत तरह अलग अलग तरीके के राइट्स आ सकते हैं। हमने अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 किस प्रकार की डेफिनेशन को ह्यूमन राइट्स में लिया है, तो जरा मैं पढ़ के आपके सामने सुनाता हूं। राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ,
liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants and enforceable by the court of law। हिंदी में पढ़ देता हूं पहले एक बार। संविधान द्वारा अभिनिश्चित या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समता और व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित अधिकार। दुनिया में चाहे जो इसकी डेफिनेशन हो, यूनाइटेड नेशन में जो इसकी डेफिनेशन हो, किसी भी देश में किस किस तरह के वायलेशंस को ह्यूमन राइट्स का वायलेशन माना जाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ जो कानून कहता है हमें उससे लेना देना है। ह्यूमन राइट वायलेशन तब माना जाएगा जब लाइफ, जीवन, लिबर्टी, स्वतंत्रता, समता, इक्वलिटी, व्यक्तिगत मर्यादा, डिग्निटी ऑफ लाइफ पर कोई आघात किया जाएगा। समझ रहे हैं? चारों पॉइंट्स, चारों वर्ड्स को बहुत ध्यान से याद रखना है आपको कि हमारे यहाँ सिर्फ ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो उसके वॉल्यूशन को ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन माना जाता है, जिसके हनन को मानव अधिकारों का हनन माना जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आप ध्यान से अगर देखें तो हमारे संविधान में भी लिखे हुए हैं फंडामेंटल राइट्स। याद कीजिए, लाइफ, लिबर्टी, भाई लाइफ आर्टिकल 21, लिबर्टी आर्टिकल 19, इक्वलिटी आर्टिकल 14, डिग्निटी ऑफ लाइफ एक्चुअली इज आर्टिकल 21। ठीक है, तो हाँ अगर आप देखें तो ये भारत में तो फंडामेंटल राइट्स ही हुए ना ऐसे। और क्या फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द लॉ? यस, दे आर एनफोर्सेबल बाय द लॉ। हमारे संविधान में 3 चीज़ें हैं विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, जिसको कि लेकर आप सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट नहीं जा सकते। कौन कौन सी 3 चीज़ें? हमारे संविधान में प्रीएम्बल, प्रस्तावना, हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, और हमारे संविधान में मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये 3 चीज़ों को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसको लागू करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ क्या लाइन लिखी हुई है? एंड एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसे राइट्स जो एनफोर्सेबल होने चाहिए, इसमें से कोई अगर ऐसा राइट है जो एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा, तो वो नहीं माना जाएगा। संविधान द्वारा अभिनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे अधिकार हैं। ये जो अधिकार हैं इनको हम ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार की श्रेणी में भारत के अंदर डालते हैं। बिल्कुल याद कर लीजिए, अगर रात को 12 बजे भी सो के उठाया जाए तो आपको पता होना चाहिए, लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, जीवन, स्वतंत्रता, समता और व्यक्तिगत मर्यादा। ठीक है जी। तो क्या हमारे संविधान में ह्यूमन राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है हमारा संविधान? ह्यूमन राइट्स का कुछ रिलेशन है हमारे संविधान से? तो डायरेक्टली नहीं बस, बट यस इनडायरेक्टली तो है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स में जो चीज़ें हैं वो हमारे संविधान में भी मिलती हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी मेरे भाइयों। ठीक है भाई, अब मैं इसको मिटाता हूँ और हमको थोड़ा सा ह्यूमन राइट का जो NHRC, अब देखिए ये जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ, याद रखिएगा बार बार बोल रहा हूँ फुल फॉर्म इसकी, प्रोटेक्शन ऑफ क्या? ह्यूमन राइट्स एक्ट। इसके द्वारा कितनी संस्थाएं बनी थी? 2 संस्थाएं बनी थी। एक बनी थी NHRC और एक बनी थी SHRC। तो इसमें जो NHRC है और SHRC दोनों को ही समझेंगे। NHRC उसकी पहले बात करते हैं। तो NHRC का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? तो बेटा NHRC का ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं, संगठन देखते हैं बनता कैसे है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। द स्ट्रक्चर ऑफ NHRC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है बताऊंगा मैं आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं आपको लगेगा मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ। गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, चेंज हुआ है इसमें बहुत कुछ। अभी 2019 में 2019 में NHRC में अमेंडमेंट्स किए गए हैं, और वो अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं इसके स्ट्रक्चर में किए गए हैं, इसलिए स्ट्रक्चर से इस बार क्वेश्चन आने बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर बेटा इसका ये है कि एक तो इसका चेयरपर्सन होता है, प्लस 5 इसके मेंबर होते हैं, 5 मेंबर हैं, प्लस 7 एक्स ऑफिशियो
मेंबर हैं या 7 पदेन सदस्य हैं। पदेन सदस्य का मतलब आप समझते हैं कि वो पद सदस्य है, कोई व्यक्ति सदस्य नहीं। उस पद पर जो भी होगा वो सदस्य होगा। जैसे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके अध्यक्ष हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। अब इन चेयरपर्सन में अब मेंबर हैं। चेयरपर्सन कौन होगा इसके बारे में प्रावधान है कि वो कोई भूतपूर्व एक्स रिटायर्ड मतलब एक्स सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या कोई अन्य जज होगा। कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज होगा। पहले यह था कि खाली सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था रिटायर्ड, दूसरा जज नहीं हो सकता था। ये चेंज है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, ये जो मेंबर हैं, मेंबर बेटा इसमें 2 जो हैं वो जुडिस्ट होते हैं और जुडिशरी से आते हैं। और इसमें मैं बल्कि ऐसे बना देता हूँ, इसमें 2 मेंबर जुडिशरी से आते हैं और 3 मेंबर वो नॉन जुडिस्ट होते हैं। जो जुडिशरी से आते हैं, न्यायपालिका से आते हैं, वो उसमें होते हैं, एक तो होता है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, प्रेजेंट और द एक्स जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस यहाँ चीफ जस्टिस नहीं है, यहाँ खाली जज की बात हो रही है। अभी प्रेजेंट भी हो सकता है। चेयरपर्सन वही बनेगा जो एक्स है, भूतपूर्व है। और दूसरा इसके अंदर जो होता है वो होता है किसी भी एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, किसी भी एक हाई कोर्ट का वर्तमान या पूर्व चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस में भी यही है कि अगर वो वर्तमान चीफ जस्टिस है तो भी आ सकता है, और अगर पूर्व चीफ जस्टिस है तो भी जा सकता है। जो 3 मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं? अब यहाँ पर एक चेंज है, पहले यहाँ पर 2 मेंबर हुआ करते थे, यानी पहले यहाँ पर नंबर 4 था, अब तीसरा मेंबर जोड़ा है। इसमें कोई भी 3 ऐसे लोग जिनको कि ह्यूमन राइट्स का ज्ञान है, जो भी ह्यूमन राइट्स के बारे में नॉलेज रख सकते हैं, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है। इसमें एक महिला का होना जरूरी है। ये महिला पहले नहीं थी जरूरी होना, ये तीसरा मेंबर जो जोड़ा गया है तो उसके लिए मैंडेट बनाया गया है कि वो महिला ही होगी और कोई नहीं हो सकता। ठीक है भाई। अब ये जो 7 मेंबर हैं इसमें भी एक चेंज हुआ है, पहले 7 नहीं थे, पहले 4 थे, अभी 3 बढ़ा दिए हैं। तो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर जो हैं या पदेन सदस्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें देखिए कौन होता है सॉरी, इसमें होते हैं चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट मतलब जो अनुसूचित जातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है उसका जो चेयरपर्सन होगा वो इसका सदस्य होगा। जो भी चेयरपर्सन होगा, पदेन अध्यक्ष का मतलब ये होता है। इसी प्रकार से सेकंड होते हैं चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब का, यानी अनुसूचित जनजाति आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो भी इसका सदस्य होगा। तीसरा होगा चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष इसका सदस्य होगा। फिर चौथा सदस्य जो होगा चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य जो होंगी, महिला ही होती हैं। तो खैर पहले ये 4 थे, अब इसमें 3 नए जुड़े हैं। वो 3 कौन से जुड़े हैं उसको भी लिख लेते हैं। जो 3 जुड़े हैं उसमें चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ा आयोग जो है जिसको कि संवैधानिक दर्जा भी अब मिल गया है, उसका चेयरपर्सन 20 का पदेन सदस्य होगा। उसके बाद चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर
प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का जो नेशनल कमीशन का जो चेयरपर्सन है वो भी इसका चेयरपर्सन होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक और रह गया। हाँ, तो ये है, ही इज द चीफ कमिश्नर फॉर persons with disabilities, मतलब जो विकलांगों का जो आयोग है उसके जो चीफ हैं, उसके जो चीफ कमिश्नर हैं, उस कमीशन के चीफ कमिश्नर भी इसके अध्यक्ष होंगे। तो ये बेटा इसका स्ट्रक्चर है। चेंजेस क्यों हुए मैंने आपको बता दिए कि पहले चेयरपर्सन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता था भूतपूर्व, अब है तो भूतपूर्व ही, एक्स ही होगा, लेकिन वो चीफ जस्टिस भी हो सकता है या दूसरा जज भी हो सकता है। यहाँ पर 5 मेंबर थे, अब 4 मेंबर थे, 5 हो गए। कौन बढ़ाया गया है? एक महिला का होना इन 3 सदस्यों में ज़रूरी हो गया है। यहाँ पहले 4 थे, अब 7 हो गए। कौन बढ़ाए गए हैं? एक तो चेयरपर्सन फॉर द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, चेयरपर्सन फॉर द नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स एंड द चीफ कमिश्नर ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ये जो कमीशन है उसके चीफ भी इसके सदस्य बनाए गए। दिस इज द स्ट्रक्चर। अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अपॉइंटमेंट जो होता है वो करता है राष्ट्रपति। ये नोट कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं आपको मैं। इनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इसके लिए एक पूरा कमेटी बनती है और कमेटी डिसाइड करती है नाम, फिर कमेटी राष्ट्रपति साहब को बताती है, तो राष्ट्रपति साहब उस नाम को डिसाइड करते हैं। खाली मंत्रिपरिषद की सलाह से ये नहीं होता। इस कमेटी में कौन? इस कमेटी के हेड तो पीएम ही है। और कौन कौन होता है इस कमेटी में वो भी लिख लीजिए आप। इसमें 6 सदस्य होते हैं, पीएम होते हैं, प्लस लोकसभा स्पीकर होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं, प्लस राज्यसभा के उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर या डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं उसमें, डिप्टी जो मतलब उपराष्ट्रपति, डिप्टी चेयरपर्सन, उपराष्ट्रपति नहीं हो सकते इसमें जो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, डिप्टी चेयरपर्सन, वो इसका सदस्य होते हैं। प्लस संसद के दोनों सदनों के विपक्षी नेता, द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउस कौन कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। तो 2 लोग ये हो गए, ठीक है। और एक होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर की कमेटी होती है, ये नाम सुझाव करती है, तब एनएचआरसी में अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है साहब, तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब और कुछ बातें हैं इसके बारे में, वो मैं अब डिस्कशन करते हैं उसका। एक चीज़ छोटी सी और डिस्कस करने को रह गई, इनका टर्म कितना होता है? ये जो काम कर रहे हैं इनका कार्यकाल कितना है? देखो, इनका कार्यकाल पहले था 5 ईयर या 70 ईयर ऑफ एज, जो पहले हो जाए। इसको आप समझते ही हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी 68 की एज में सदस्य अध्यक्ष बनता है, तो मैक्सिमम 70 साल की उम्र तक रह सकता है, 2 ही साल काम करेगा वो, क्योंकि 70 साल से ऊपर नहीं जा सकते। या हो सकता है वो 62 की एज में आ जाए, 62 की एज में आएगा तो मैक्सिमम 67 तक रह सकता है, क्योंकि 5 साल से ऊपर नहीं रह सकता। तो 5 ईयर या 70 ईयर ऑफ एज, जो भी जल्दी खत्म हो जाए। अब ये नहीं है, अब इसकी जगह नया जो आया है, दैट इज 3 ईयर और द एज ऑफ 70। इसको याद रखिएगा। तो अभी जो कार्यकाल वो कितना है? 5 ईयर और द एज ऑफ 70। अब जब इतना हो ही गया है तो हम इसमें एक काम और करते हैं। अब एनएचआरसी के साथ साथ हम जो राज्य वाले हैं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उसका भी स्ट्रक्चर देख ही लेते हैं। छोटा सा स्ट्रक्चर, ज़्यादा बड़ा नहीं है उसका, तो उसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं और उसको भी कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है वो भी देख लेते हैं।
एक सेकंड रुकिएगा। तो जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है राज्यों में जो होते हैं, तो आप पहले तो ये बात याद रखिए कि राज्यों की ह्यूमन राइट कमीशन सिर्फ उस मामलों को देखते हैं ह्यूमन राइट से रिलेशन में। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं जिस पर कानून बनते हैं, 3 लिस्ट हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो ये वाले सब्जेक्ट हैं या जो ये वाले सब्जेक्ट हैं, इन पर ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन ना हो, इसको देखते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। और इसको कौन देखते हैं? इसको यूनियन वाले, इसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखता है। बस समझ में आ रहा है आपको? तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें होता है 1+2, यानी एक होता है चेयरपर्सन और 2 होते हैं सदस्य, मेंबर। चेयरपर्सन कौन होता है भाई? वहां पे क्या था, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या दूसरा कोई जज। यहां पर होता है हाई कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट न्यायाधीश, या कोई अन्य न्यायाधीश। यहां भी चेंज हुआ है। पहले यहां पर हाई कोर्ट का सिर्फ पूर्व चीफ जस्टिस हो सकता था, अब होगा तो एक्स ही, लेकिन वो चीफ जस्टिस भी हो सकता है और हाई कोर्ट का दूसरा कोई जज भी हो सकता है। इसके अलावा जो 2 मेंबर हैं, 2 जुडिस्ट होते हैं इसके अंदर, इसमें 1 मेंबर और 2 मेंबर, 2 मेंबर्स होते हैं। एक मेंबर जो होता है वो हाई कोर्ट का कोई जज। अब यहां भी वही है कि वो काम करता हुआ भी हो सकता है और वो रिटायर्ड भी हो सकता है, वो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर हो सकती हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का कोई जज, ये भी काम करता हुआ भी हो सकता है, रिटायर भी हो सकता है इसमें भी। लेकिन एक कंडीशन और है कि इसको मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि न्यूनतम 7 साल का एक्सपीरियंस इसको होना चाहिए। इसके अलावा उस राज्य में बाकी जो अलग अलग फील्ड से जो ह्यूमन राइट कमीशन के जो लोग हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक है, वो भी आ सकते हैं। अब इनके अपॉइंटमेंट के लिए भी कमेटी होती है। सेम चीज़ें हैं, जैसे वहाँ राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, यहाँ कौन करेगा? यहाँ राज्यपाल करेगा। तो यहाँ नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है, और वो भी एक कमेटी होती है, कमेटी के रिकमेंडेशन पे करता है। वहाँ कमेटी में कौन होता है? वहाँ पीएम साहब हेड थे, यहाँ उस कमेटी के हेड सीएम साहब हैं। सीएम है प्लस राज्य का गृह मंत्री है, प्लस विधानसभा का अध्यक्ष है, चेयरपर्सन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का अध्यक्ष है, प्लस विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्टेट में कुछ स्टेट ऐसी भी जहाँ विधान परिषद भी है, जहाँ पर बाईकैमरल है मामला, तो विधान परिषद भी अगर है तो वहाँ पर विधान परिषद का भी अध्यक्ष होना चाहिए इसके अंदर। और विधान परिषद में भी मुख्य विपक्षी दल का नेता। तो सेम चीज़ है। अगर आप देखो, इसको कंपैरिजन करो आप एनएचआरसी से, सेम है, पर जो वहाँ संसद के मामले में थी वो यहाँ पर विधानसभा और राज्यसभा के मामले में है। बाकी इसमें कोई भी अंतर नहीं है। और तो कोई इस मेंबर नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सदस्य, ठीक है। तो ये सब लोग मिलकर रिकमेंडेशन राज्यपाल को देते हैं, राज्यपाल ये काम करता है, ठीक है। यहाँ भी टेन्योर वही है, 3 साल या 70 साल। पहले ये भी 5 साल या 70 साल था, कोई फर्क नहीं है टेन्योर में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इस बार के लिए ये सब, क्योंकि बहुत चेंजेस हुए हैं। दूसरी बात, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कि इनके बारे में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। यूपीएससी में तो आते ही हैं, पीसीएस वगैरह में भी आते हैं। बाकी कुछ एग्जाम, जैसे कि आजकल कुछ स्टेट्स में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आ रही हैं, तो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में बहुत आते हैं, सीपीओ के एग्जाम्स में बहुत आते हैं, सीडीएस में ये सब बहुत आता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर बहुत आती हैं, तो आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। लेकिन एनएचआरसी की जो सबसे बड़ी
कमी या कमी क्या कह लो या आलोचना कह लो, सबसे बड़ी आलोचना जो इसकी होती है, क्रिटिसिज्म जो होता है, तो क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा ये है कि भाई ये जो NHRC है पावर नहीं है इसके पास। ये एक वॉचडॉग की तरह काम करता है, जहाँ भी कोई ऐसा काम होता है कि जहाँ पर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो गया, वहाँ पर ये जाता है, देखता है, अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम है इनकी खुद की, वो टीम जाकर के इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या यहाँ पर ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, क्या स्टेट के कुछ लोगों ने, भाई ह्यूमन राइट का वायलेशन कौन कर सकता है, स्टेट ही करेगा। कभी कभी आम जनता के लोग भी कर देते हैं, वैसे ज़्यादातर स्टेट करता है। तो स्टेट ने क्या ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है, फिर उसके बाद क्या करेगा ये। अब समस्या ये है कि अगर इसको पता चल भी जाए, अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन में ये फाइंडिंग्स आ जाएं कि हाँ भाई इस आदमी ने ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है, इस आदमी ने मानव अधिकारों का हनन किया है और इनका किया है, तो भी ये कुछ कर नहीं सकता। ये अपनी लिखित रिपोर्ट राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को सौंप देगा। सरकार, हमने हमारे हिसाब से ये फाइंडिंग्स हैं, अब आप अपने एक्शन लीजिए कि फ़लाने स्टेट के जो या फ़लाना जो अधिकारी है उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, या इनके खिलाफ़ ही एक्शन लीजिए, उनके खिलाफ़ ही एक्शन लीजिए। ये खाली रिकमेंड करता है, करना है कि नहीं करना है वो सरकार डिसाइड करेगी। कुछ चीज़ें बाध्यकारी हैं, मैंडेटरी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने कहा कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन ने ये वाला काम जो किया है वो ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है, हमारी फाइंडिंग से हैं, आप देखिए ज़रा इसमें क्या है और इसमें बताइए क्या कर रहे हैं आप, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को 1 महीने के अंदर अंदर इनको जवाब देना होता है। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन फ्री है, कंपल्शन नहीं है कि उसको एक्शन लेना ही लेना है, वो अपनी फाइंडिंग्स करेंगी, जो करना है करेंगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस थाने में जाकर FIR करा सकते हैं कि भैया हमारे हिसाब से इन्होंने ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है। अगर बात सशस्त्र बलों की आती है, आर्म्ड फोर्सेस की आती है, तो आर्म्ड फोर्सेस में तो इनकी शक्ति और कम हो जाती है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में तो ये डायरेक्टली आर्म्ड फोर्सेस कोई लेटर लिख नहीं सकते, सरकार को बोलना पड़ेगा इनको। और जब सरकार को बोला जाता है तो सरकार भी 3 महीने के बाद जवाब देगी। जैसे आम ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1 महीने के अंदर जवाब देना होता है, सरकार को 3 महीने में जवाब देना ज़रूरी है अगर वो सशस्त्र बलों का मामला है। आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, CISF है, CRPF है, जो भी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये खाली एक निगाह रखते हैं कि कहाँ पर वायलेशन हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। और सच्चाई ये है कि जब कोई बहुत बड़ा कांड हो जाता है भारतवर्ष के अंदर, ये तभी जागते हैं नींद से। अदरवाइज़ तो हम जानते हैं कि बहुत सारी जगह पर वायलेशन आजकल होते रहते हैं। जो छोटे शहरों में जो लोग रहते हैं, छोटी जगह पर जो लोग रहते हैं वो जानते हैं। बड़े शहरों में तो फिर भी थोड़ी सी कोई बात हुई एकदम से सुर्खियों में आ जाती है। छोटे शहरों में तो 15-20 दिन तक तो उस बात को दबा के रखा जाता है, बाद में ऊपर आती है। हाथरस केस जैसे अभी आपने हाल ही में देखा है। तो ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसकी आलोचना है, इसीलिए है क्योंकि उसके पास उसको राइट्स नहीं दिए गए भारत हिंदुस्तान के अंदर। राइट्स देने पड़ेंगे मेरे भाइयों। अमेंडमेंट जो 2019 में किया वो स्ट्रक्चर को लेकर तो कर दिया, राइट्स को लेकर कुछ करेंगे कि नहीं, लेट्स सी। हालांकि थ्योरेटिकली ये एक न्यायिक संस्था है, लेकिन देती सिर्फ रिकमेंडेशन है सरकार को, देती सिर्फ सुझाव है सरकार को कि साहब ऐसा कर दीजिए, ये ऐसा होना चाहिए, हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। डिसीजन सरकार को लेना है, डिसीजन कोर्ट्स को लेना है, न्यायपालिकाओं को लेना है। इनके पास वो पावर नहीं है। आतंकवाद के मामले में देखते हैं, ये जेलों में जाकर उसकी स्थितियों को जायज़ा लेते हैं कि भाई जेलों में सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लोग ह्यूमैनिटेरियन लाइफ जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। जो अनाथ आश्रम होते हैं वहाँ जाते हैं लोग, जो नारी सुधार गृह होते हैं वहाँ जाते हैं लोग, वहाँ देखते हैं सब चीज़ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और अगर इनको कुछ गड़बड़ लगता है तो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं। इसलिए सुधार की ज़रूरत है। सुधार की ज़रूरत तो हर चीज़ में होती है। सुधार इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हर चीज़ में सुधार की ज़रूरत होती है और यहाँ भी सुधार की ज़रूरत है। वैसे कम से कम है। जब 1993 से पहले नहीं था तो आपको अंदाज़ा नहीं है क्या क्या होता था हिंदुस्तान में। बहुत ज़्यादा वायलेशन हुआ करता था ह्यूमन राइट्स का, और आर्म्ड फोर्सेस तो बहुत ज़्यादा किया करते थे। उस सब चीज़ें सामने भी नहीं आती थी। ठीक है, अब फिर भी चलो ठीक है, एक संस्था बन गई है, थोड़ी नज़र रखती है, कुछ एक डर रहता है, कुछ भय रहता है स्टेट के लोगों को। तो चले ठीक है, बाद में आके जैसे इसमें देखेंगे आगे क्या होगा सरकार जो करती है। तो विद दिस NHRC एंड SHRC को हम समाप्त करते हैं। इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आते हैं, अगले लेक्चर में कुछ और बात करते हैं। नमस्कार।